नमस्कार। आज हम द एपोथेकेरी डायरीज मांगा वॉल्यूम 2 के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। कहानी है इनर पैलेस की, शाही हरम की, जहां माओ माओ नाम की एक बहुत होशियार लड़की है जो दवाइयां भी बनाती है और खाना भी चखती है। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, इसका मकसद है इन पन्नों से ये समझना कि महारानी लिहुआ आखिर ठीक कैसे हुई और वो जो गार्डन बैंक्वेट में जहर वाली घटना हुई उसका क्या मतलब था। चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल। और ये हिस्से हमें दिखाते हैं कि कैसे माओ माओ मतलब अपनी समझ और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके न सिर्फ जाने बचाती है, बल्कि उस महल की जो पेचीदा राजनीति है, जो खतरे हैं, उनसे भी वो जूझती है। हाँ, कहानी शुरू होती है जब सम्राट खुद माओ माओ से कहते हैं कि वो बीमार महारानी लिहुआ की देखभाल करें। वो जहरीले फेस पाउडर की वजह से बहुत बहुत बीमार थी। बिल्कुल। हालत बहुत नाजुक थी, इतनी कमजोर कि शायद जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। और ऊपर से उनकी दासियां भी मतलब सही से देखभाल नहीं कर रही थी। बीमार रानी को भारी खाना खिला रही थी। ओह, तो माओ माओ ने आकर सब बदला। पहले दलिया दिया, फाइबर वाला, फिर वो मूत्रवर्धक चाय, ताकि जहर शरीर से निकले। शुरू में तो हालत इतनी खराब थी कि जबरदस्ती खिलाना पड़ा। जबरदस्ती! ये तो बड़ा हिम्मत का काम था। प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं था ये। था, बिल्कुल था, बहुत बड़ा जोखिम था। पर माओ माओ ने ये किया और उसने ये भी देखा कि एक दासी वही जहरीला पाउडर इस्तेमाल कर रही थी। उसे पकड़ा, डांटा भी। अच्छा, तो उसका तरीका काम कर गया लगता है। हाँ, 2 महीने लगे, लेकिन लिहुआ ठीक हो गई। धीरे धीरे सूप, फल, ये सब दिया। माओ माओ सिर्फ दवा नहीं देती, वो इंसान को समझती है। उसने लिहुआ के मिजाज को समझा कि वो गर्वित है पर अहंकारी नहीं। ये समझना जरूरी था। और फिर वो सलाह कि सम्राट का ध्यान वापस कैसे पाना है। वो फूलों वाली मिसाल, प्योरीज और आयरिसेस की खूबसूरती और काबिलियत अलग अलग तरह की होती है। ये तो बहुत गहरी बात हो गई। बिल्कुल, यही तो माओ माओ की खासियत है। वो सतह के नीचे देख लेती है और यही चीज फिर गार्डन बैंक्वेट में काम आती है। वो बड़ा आयोजन जहां चारों बड़ी महारानियां मौजूद थीं। हाँ, गार्डन बैंक्वेट। और माओ माओ को वहां जाना पड़ा खाना चखने वाली के तौर पर। जी। और यहीं वो एक और राज खोलती है अपनी चेहरे की झाइयों का। ओ हाँ, वो जानबूझकर बनाती है ना। मुझे लगा शायद सिर्फ सुंदरता के लिए या छिपाने के लिए। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वो प्लेजर डिस्ट्रिक्ट में पली बड़ी थी ना, तो वहां खुद को अवांछित नजरों से, खतरों से बचाने का ये उसका तरीका था। ये दिखाता है कि उसके छोटे छोटे कामों के पीछे भी कितनी सोची समझी वजह होती है। कमाल है। मतलब हर चीज के पीछे एक कहानी। और बैंक्वेट में वो महल की गपशप भी सामने आती है ना। खासकर वो युवा महारानी लिशु और बूढ़ी महारानी आदू के बीच का जो तनाव था। हाँ, वो सास बहू वाला पुराना रिश्ता, पिछले सम्राट के समय का, वो तनाव आज भी महसूस होता है माहौल में। और इसी तनाव भरे माहौल में होता है असली ड्रामा। बैंक्वेट के दौरान माओ माओ महारानी लिशु के सूप में जहर पकड़ लेती है। बिल्कुल। वो चखती है और पहचान जाती है, और फिर बड़ी चालाकी से उसे थूक देती है नैपकिन में, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन फिर एक मंत्री शक दूर करने के लिए वही सूप पी लेता है और उसे लकवा मार जाता है। इससे पता चलता है कि जहर कितना खतरनाक था। पर कहानी यही नहीं रुकती। हाँ, वो एलर्जी वाला मामला भी था। सही कहा। माओ माओ देखती है कि लिशु की एक दासी है, उसे शायद सिरके वाले सलाद में जो मैकरेल मछली थी उससे एलर्जी है। वो बीमार पड़ जाती है। और माओ माओ समझाती है कि एलर्जी कोई मजाक नहीं है। वो अपना उदाहरण देती है कुट्टू नूडल्स का। हाँ, कि उसे कुट्टू बकवीट से जानलेवा एलर्जी है। ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं है। इससे जान जा सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, सांस रुक सकती है। तो मतलब जहर भी है और एलर्जी का शक भी है। ये सवाल उठता है कि क्या वो जहर जानबूझकर लिशु को दिया गया था, या ये कोई भयानक गलती थी, या फिर एलर्जी को जहर समझ लिया गया। बिल्कुल। खाना, जहर, एलर्जी, ये सब उस महल की साजिशों में हथियार बन सकते हैं। ये हिस्से हमें यही दिखाते हैं। तो माओ माओ सिर्फ एक जड़ी बूटी जानने वाली या खाना चखने वाली लड़की नहीं है, वो एक एक तरह की जासूस है। हाँ, एक तेज तर्रार पर्यवेक्षक, जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करती है, चाहे वो दवाओं का हो, जहर का हो, या इंसानी फितरत का। उनको और महल के अनदेखे खतरों को भांप लेती है, उनसे निपटती है। मतलब असली ताकत सिर्फ पद या हथियार में नहीं, बल्कि जानकारी और समझ में भी है। ये जानना कि कैसे जहर या एलर्जी जैसी चीजें भी सत्ता के खेल को बदल सकती हैं, उस बंद और खतरनाक दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया देता है। हाँ बिल्कुल।
हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हर चेहरे, हर मुस्कान के पीछे कोई और कहानी, कोई और मकसद छिपा हो सकता है। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये है, एक ऐसी दुनिया में जहां हर इशारे, हर तोहफे के कई मतलब हो सकते हैं, किसी की असली नियत या सच्चाई को समझने के लिए ऊपरी सतह से कितना गहरा उतरना पड़ता होगा।